नमस्कार। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव से जुड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम जनादेश में। असम में चुनाव हो चुका है, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होना है। क्या खास है इस तीसरे चरण में? इसी के साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इन सब पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है अभी तक की सुर्खियां। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा का सिलसिला जारी। सीपीआई ने 25, पीएमके ने 90 और डीएमडीके ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। एआईएडीएमके में नामों को लेकर माथापच्ची जारी। मुख्यमंत्री जयललिता ने 8 नामों में की फेरबदल। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल के करीमनगर में चुनावी रैली को किया संबोधित। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गई। छठे दौर में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर 5 मई को वोट डाले जाएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का चुनाव हर चरण के बाद और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। पहले 2 चरणों में बम्पर वोटिंग ने सभी पार्टियों को सोच में डाल दिया है। सारे दल अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पार्टियों की इसी जद्दोजहद के बीच हमने तीसरे चरण की 62 सीटों में बनते बिगड़ते समीकरणों पर डाली एक नजर। इन 62 सीटों में किसका पलड़ा है भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 5 सालों में कई बदलाव आए हैं, उसी तरह राज्य में तीसरे चरण के मतदान के लिए 4 जिलों की 62 सीटों में पिछले 2 चुनाव में काफी समीकरण बदले हैं। 2011 में टीएमसी ने इन 62 में से 29 सीटें जीती थी और उसके साथ लड़ी कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। लेफ्ट फ्रंट को भी 16 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव आते आते तस्वीर और बदल गई और टीएमसी का प्रभाव बढ़ा। तृणमूल को इन 62 में से 35 में बढ़त मिल पाई और कांग्रेस को 16, लेफ्ट फ्रंट को 9 और बीजेपी को केवल 2 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। 2014 लोकसभा चुनाव में ममता दीदी की खुशी का कारण बने यही आंकड़े इस चुनाव में उनकी चिंता का कारण बन रहे हैं। 2011 में टीएमसी के साथ गठजोड़ में रही कांग्रेस इस दफा लेफ्ट फ्रंट के साथ गलबहियां कर चुकी है। कांग्रेस और लेफ्ट की ये रणनीतिक दोस्ती इन 62 में से 34 सीटों पर टीएमसी पर भारी पड़ रही है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के कुल वोट टीएमसी के वोटों से ज्यादा हैं। इन 34 में से 10 सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को बढ़त थी, लेकिन लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस दोनों का मिला जुला वोट शेयर टीएमसी से ज्यादा है। गौरतलब है कि 2011 में इन 10 में से 8 सीटें टीएमसी ने ही जीती थीं, जब कांग्रेस के वोट भी टीएमसी को मिले थे। ऐसे में इन 10 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट की ये दोस्ती टीएमसी पर भारी पड़ सकती है। इन 10 सीटों में मुर्शिदाबाद जिले की सागर दीघी, नादिया जिले की कालीगंज, चपरा, कृष्णानगर दक्षिण, शांतिपुर, राणाघाट, हरिन घाट, कलकत्ता नॉर्थ की इनाटाल्ली और बर्धमान जिले की मेमारी और गालसी शामिल हैं। वहीं बीजेपी का इन 62 सीटों में 5 साल पहले कोई वजूद नहीं था, लेकिन 2014 आते आते पार्टी की स्थिति में काफी सुधार आया और तब वो 2 सीटों में सबसे आगे थी और कई सीटों में पार्टी को अच्छे वोट भी मिले। इन आंकड़ों से परे सच यही है कि कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचाने की जी तोड़ कोशिश में है, तो लेफ्ट भी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में लगी है। प्रथम द्विवेदी, टीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के चुनावी रंग में प्रत्येक पार्टियां एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विपक्ष के दिग्गजों के साथ है। दीदी आश्वस्त हैं, कहती हैं कि भवानीपुर उनका घर है। अपने क्षेत्र में उन्होंने काफी कम चुनाव प्रचार किया है। वैसे भी अपनी पार्टी के लिए उन पर पूरे राज्य में प्रचार की कमान है। কখনো কখনো হয়তো আপনাদের সামনে বলতে পারি না, আমি বাড়ি গিয়ে না আমার বউগুলোকে ডেকে বলি, শুন আমার না ভালো লাগছে না, আমার এখানে জন্মগ্রহণ করাটাই আমার অপরাধ। इधर विपक्ष पूरे दम के साथ उनके खिलाफ भिड़ने के लिए तैयार है। विपक्ष का कहना है कि दीदी के 5 साल के कार्यकाल को सुशासन के लिए नहीं बल्कि कुशासन के लिए जाना जाएगा। ममता बनर्जी जिस ढंग से 5 साल पूरे बंगाल को एकदम अंधेरा में डाल दिया है, अंधेरा की तरफ धीरे धीरे नहीं बहुत तेज और तेजी से हम लोग रफ्तार किए हैं, उसके खिलाफ जब पूरे आम जनता ने अपना जोट बनाए हैं
उस जोट के साथ हम लोग भी जोट बनाए हैं। टीएमसी पार्टी जो 2011 साल में जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल की जनता वोट दिया था, मगर अब जो दिख रहा है सही परिवर्तन नहीं हुआ, एक गुंडा राज का परिवर्तन हो गया है। अगर भवानीपुर के मतदाताओं की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही मिलीजुली सी है। यहाँ का जो जितना भी काम हो रहा है हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, ममता बनर्जी को भवानीपुर का जनता बहुत आशा ए उम्मीद के साथ लाए थे। हमको कोई पार्टी का दरकार नहीं है, हमको कोई नहीं देखता, कोई दीदी कोई पार्टी नहीं है, जो बैठता वही बस अपना सोचता है। परेशानी तो नहीं है, परेशानी तो ये इलाका में तो परेशानी नहीं है, ये अपना खटता है, खट के खा रहा है। साउथ कोलकाता का पूरा क्षेत्र वर्षों से दीदी का अभेद किला रहा है। देखने की बात यह होगी कि विपक्ष क्या इस किले में सेंध लगा पाएगा। साउथ कोलकाता का भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र अगर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, जहां से ममता बनर्जी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर है वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके मुकाबले प्रियरंजन दास मुंशी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी उनके सामने है, कांग्रेस और वाम समर्थित उम्मीदवार है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने सुभाष चंद्र बोस जो भारत के महानायक है, उनके नाती को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, भवानीपुर। और जनादेश के आगे के हिस्से में जानेंगे कि दीदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं कांग्रेस और वामदल जब से उन्होंने हाथ मिला लिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, देखते हैं कुछ और खबरें। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। अरे मेला है, हाँ। मेला है, हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। जैसे जैसे चुनाव का दौर खत्म होते जा रहा है, ममता बनर्जी लगातार आरोपों में घिरती जा रही हैं। ताजा मामले में उनके नए बयान ने उनके विरोधियों को एक नया मुद्दा दे दिया है। क्या है ये मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूज पोर्टल नारद के स्टिंग ने बंगाल की सियासत में फिर से हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नारद स्टिंग ऑपरेशन के पहले प्रसारित हो जाते तो विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार कर सकती थीं। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों और राज्य के मंत्रियों सहित बड़े नेताओं को एक फर्जी कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए दिखाया था। হঠাৎ করে 2014 সালে করা একটা বেআইনি কোম্পানি যে আইনতই ছিল না, তাকে তুমি নিয়ে এসে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে কেন করেছো? ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে আমি আগে জানলে নিশ্চয়ই ভাবতাম ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে আই ক্যানট চেঞ্জ। ঠিক কিনা বলুন আপনারা? ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, তারপরে তুমি টিভিতে রোজ এবিপি আনন্দের ঢং হচ্ছে, নাটক করা হচ্ছে। আনন্দবাজারের পেছনে নেই বিজেপি, নেই কংগ্রেস, নেই সিপিএম, নেই। আগামী দিন তো প্রমাণ করব, আগামী দিন আমরাও তদন্ত করব, আমরা প্রমাণ করব কারা কারা এর পেছনে ছিল। अब ममता के इस बयान ने राजनीतिक विरोधियों को नया मुद्दा दे दिया है। ममता के धुर विरोधी सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी स्टिंग पर ममता को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल खड़े किए। उनके पैसे हैं जो कैमरा के सामने लूटे गए हैं, कैसे लोगों को माफ करोगे आप? क्या सार्वजनिक जीवन ऐसा चलेगा? और इसलिए मैं आज आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। हर चुनावी दौर में ममता पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही हैं। पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने का मुद्दा हो या फिर पुल हादसा या आसनसोल को जिला घोषित करने की अपील, ममता के लिए मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही हैं। चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस देने पर उन्होंने चुनाव आयोग को भी चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी विरोधियों पर जमकर हमला बोल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता के बीच स्टिंग को लेकर माफी भी मांगती दिख रही हैं। ये दोनों ही चेहरे ममता की सियासत को बयां करने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तीसरे चरण की 62 सीटों की गहमा गहमी और पश्चिम बंगाल चुनाव पे और जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए हर बार एक नया मुद्दा सामने आ रहा है उनको घेरने के लिए, उस पर बात करते अपने संवाददाता आलोक से। कुमार आलोक, सबसे पहले जानना चाहेंगे तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें कलकत्ता भी है, राजधानी के लोग हमेशा से वोटिंग जो करते हैं उसमें सत्ता के खिलाफ ही करते रहे हैं, उन पार्टियों जो सत्ता में रही हों। ये ट्रेंड क्या है और क्या दिख रहा है इस बार? देखिए, एक कहा जाता था पहले कि जब लेफ्ट की यहाँ तूती बोलती थी तो उस समय लेफ्ट का गांवों के अंदर उसका एक बेस था और गांवों के बेस पर ही वो बार बार सत्ता में आते थे। और शहरों में खासकर ममता बनर्जी वहां जीतती थी, शहरों में उनके मेयर होते थे, शहरों में नगर निगम में वो जीतती थी। लेकिन इस बार जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो शहरों में जो स्थिति है वो थोड़ा सा असंतुष्ट नजर आती है ममता बनर्जी से, क्योंकि जो सीवरेज का समस्या है, पानी की समस्या है, तो जो एक वादा किया गया था कि 5 साल में हम जो 34 वर्षों का कुशासन था उसको सुशासन में बदल देंगे। लेकिन जो आम जनता से जब बात होती है, मैं जब भवानीपुर उनके विधानसभा क्षेत्र में था तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है और लोगों का कहना था कि पानी, हमें लगा कि जब ममता बनर्जी जब सत्ता में आएगी तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको वो दूर करेगी। लेकिन पानी की समस्या अभी भी जस की तस है और अब लोग बार बार शिकायत करने के बावजूद उन समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। तो ये एक समस्या है। उसके अलावा जो कल प्रधानमंत्री ने जो अपनी सभा में जिक्र किया, स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया, जिसमें शारदा और नारदा की जो बात कही, तो उसमें जो कहा गया है खुलेआम कथित रूप से जो रिश्वत लेते हुए दिखाया गया जनप्रतिनिधियों को, तो उस चीज को भी जनता के बीच है कि ये जो एक नई
शुरुआत जो थी 2011 में ममता बनर्जी की परिवर्तन की जो शुरुआत थी, तो ये कैसा परिवर्तन है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो कभी यहाँ हाशिए पर थी, लेकिन इस समय आप जहां देखेंगे शहरों में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। और इवन ग्रामीण इलाकों में कल जब मैं कृष्णानगर में था तो वहां भी जब प्रधानमंत्री की सभा में भारी भीड़ जुटी थी और वहां भी लोग कह रहे थे कि एक विकल्प जो है, तीसरा विकल्प, क्योंकि दो विकल्पों को जनता आजमा चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी भले ही एक सरकार बनाए या न बनाए वो बात की बात होगी, लेकिन कड़ी चुनौती पेश कर रही है सारी सीटों पर, लगभग सारी सीटों पर। जी आलोक, इस बार ये दो विकल्प जो हैं, कांग्रेस और वामदल एक साथ हैं, ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करें? खासकर तीसरे चरण का जो चुनाव है वो वामदलों के गढ़ में है, कांग्रेस की पकड़ वाले उसमें है। और क्या यही वजह रही दीदी ममता बनर्जी की चिंता की कि उन्हें अपनी रैली में ये कहना पड़ा कि जिस समय नारदा स्टिंग आया या उसके बाद जो स्टिंग आया उसमें जो उनके मंत्री सारे शामिल हैं, वो लिस्ट जारी हो चुकी थी कैंडिडेट्स की, इसलिए वो नामों को वापस नहीं ले पाई? देखिए, जो एक तरह से वामपंथी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है, तो कुछ लोग जो राजनीतिक प्रेक्षक है, उसको जनता है या कांग्रेस के समर्थक है या जो लेफ्ट के समर्थक है, इसे पचा नहीं पा रहे हैं। जो वर्षों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं, 1966 से अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस और वाम दलों के बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई रही है। और यही कारण था कि यूपीए 1 में जब वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस लिया था भारत अमेरिकी परमाणु करार को लेकर के, और उस पर प्रकाश करात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज के बाद कांग्रेस के साथ हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो लेकिन अब यहाँ पर जो ममता को हराने के लिए या बीजेपी को घेरने के लिए जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है, तो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि केरल में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती, तो जनता ये सब समझती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है। और अब देखना होगा कि जब मतदान हो जाएगा सारे चरणों का और उसके बाद रिजल्ट आएगी 19 तारीख को, तो वो देखना होगा कि किसने कौन सा राजनीतिक स्टेप सही लिया और किसने गलत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। जैसे हमारे संवाददाता आलोक ने बताया कि अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वामदल और कांग्रेस एक साथ पश्चिम बंगाल में इस बार 7 चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि जनता इस गठबंधन को लेकर किस तरह से सोचती है और क्या वोट करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए DD न्यूज। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनादेश में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता कुमार आलोक से, जो इस समय पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर उन्हीं से जुड़ते हैं। कुमार आलोक, जिस तरह से वामदल और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन वामदलों का जो कैडर है एक लंबे समय से कांग्रेस के विरोध में रहा है, तो ये नेताओं का जो गठबंधन हुआ है, क्या कैडरों में भी वो गठबंधन दिखाई दे रहा है?
आलोक, हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से दो विरोधी पार्टियों में गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और वामदलों में नेताओं का गठबंधन हुआ है, ये तो कार्डर बेस्ड पार्टी है वामदल, तो एक लंबे समय तक विरोध में खड़े होने के साथ क्या आज वो कार्डर एक साथ चुनावी मैदान में खड़ा हो पा रहा है? हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक। माफ करिएगा आलोक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम फिर अगले हिस्से में आलोक से बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु की बात करते हुए तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। लगातार लिस्ट जारी होने के बाद नामों को बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जयललिता का उम्मीदवारों की सूची में नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 8 लोगों के नामों को बदल दिया है। इनमें उच्च शिक्षा मंत्री पल्लनाई अप्पन, ग्रामीण उद्योग मंत्री R मोहन, पर्यटक मंत्री SP शम्मुगमनाथन का नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है। कोविपट्टी से MDMK के संस्थापक वाइको के मुकाबले तत्कालीन MLA के राजू को नामों में फेरबदल का दोबारा मौका दिया गया है। इससे पहले भी लगातार जयललिता अपने निवर्तमान 150 विधायकों में से काफी उम्मीदवारों का पत्ता काट चुकी हैं और लगातार सूची में बदलाव करती जा रही हैं। जानकारी से जयललिता का एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का नया चुनावी गणित बता रहे हैं। सूची जारी करने से पहले जयललिता ने खुद उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इंटरव्यू लिए थे और अपनी उम्मीदवारों की सूची में नए चेहरों को मौका दिया था, लेकिन एक बार फिर नामों के फेरबदल ने जयललिता की बौखलाहट को जग जाहिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और एक बार फिर रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार आलोक, हम ये जानना चाह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदल का जो गठबंधन है, कार्डर बेस्ड पार्टी है वामदल, एक लंबे समय तक कांग्रेस के विरोध में खड़ा रहा उनका कार्डर। आज जब गठबंधन हो गया है नेताओं के बीच में, क्या ये गठबंधन जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के रूप में? मैंने आपको जैसा बताया कि जो एक गठबंधन है ये वाम मोर्चा और कांग्रेस का, तो एक 60 के दशक से कांग्रेस और वाम मोर्चा एक दूसरे के यहाँ पर जानी दुश्मन थी। तो जो कार्यकर्ता मारे गए थे वामपंथी दलों के द्वारा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनकी हत्या हुई थी, तो उनका दर्द और उनका टीस आज भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को है। और ऊपरी स्तर पर अमली जामा पहना दिया गया भले ही, लेकिन निचली स्तर पर जो है जो कार्यकर्ताओं की जहां तक हम बात करें तो वो कितना तक प्रभावी होगा, वो कितना तक दोनों पार्टियों के लिए सहूलियत वाला होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के मन में एक संदेह है, ये संदेह ये है कि ऊपरी स्तर पर ये समझौता लिया गया, ये समझौता किया गया, कार्यकर्ताओं को राय नहीं ली गया। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर आपको कोई बात कहनी होती है तो पहले आप लोकल कमेटी में जाइए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाइए, फिर आप स्टेट कमेटी में जाइए, देन सेंट्रल कमेटी डिसीजन लेती है। तो ये पूरा उनका जो कैडर बेस्ड जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ना अपनाते हुए लेफ्ट पार्टीज ने ऊपर जो शीर्ष जो नेतृत्व है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, तो ये शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया गया फैसला है और ये फैसला कितना रंग लाता है वो तो समय ही बताएगा। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पूरी जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल से। केरल विधानसभा के चुनाव में हमेशा कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तिरुवनंतपुरम जिले के 14 विधानसभा सीटों पर यह मुकाबला और मुश्किल हो गया है। हर बार केरल विधानसभा चुनाव में LDF और UDF के उम्मीदवारों की ही चर्चा हुआ करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के निकाय चुनाव में इस जिले में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व ने UDF और LDF के उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के कद्दावर नेता O राजगोपाल नेमाम विधानसभा क्षेत्र में UDF और LDF के उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, वहीं पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत तिरुवनंतपुरम और वट्टियूरकावु से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुम्मनम राजकेसरन अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तिरुवनंतपुरम की कुल 14 में से 5 सीटें LDF और बाकी की 9 सीटें UDF के पास हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में स्थानीय चुनाव में बदले समीकरण को देखते हुए मुकाबला रोमांचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं चुनाव से जुड़ी दिन भर की खबरों पर, चुनाव टॉप 10 पर। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज किए हैं। अनुब्रत मंडल पर मतदान के दौरान तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहनकर वोट डालने का आरोप है।
वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के करीमनगर में चुनावी रैली में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर राज्य के किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वर्धमान जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। रैली में ममता ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गई। छठे दौर में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर 5 मई को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमडीके ने 16 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। डीएमडीके के अध्यक्ष विजयकांत उलंदुरपेट विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं सीपीएम ने भी 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तमिलनाडु में आगामी 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीएमके ने 90 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पीएमके नेता डॉक्टर अबुमणि रामदोस पेन्नागराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पुडुचेरी में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन का समर्थन करेगी। पुडुचेरी में कांग्रेस 21 और डीएमके 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने उम्मीदवारों की सूची में एक और बदलाव किया है। पार्टी ने पर्यटन मंत्री षणमुगनाथन, उच्च शिक्षा मंत्री पी पलानी अप्पन और ग्रामीण विकास मंत्री आर मोहन समेत 8 प्रत्याशियों के निर्वाचन क्षेत्र को बदल दिया है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों से अब तक करीब 60 करोड़ अवैध नकदी जब्त कर चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 24 करोड़ 55 लाख रुपए तमिलनाडु से जब्त किए गए हैं। और जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। जनादेश की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल एक बार फिर मिलेंगे चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरों को लेकर। नमस्कार।